कल हमने पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन देखा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस का अर्थ क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस का निर्माण कैसे हुआ है, पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन है, पॉलिटिकल साइंस किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उन शब्दों का क्या अर्थ। अब राजनीतिक विज्ञान में हमने जाना अरे तो क्लास में हल्ला मत कीजिए, अरे शांति से बैठिए। हम शासन का राजनीति का मतलब यही पड़े कि जो राज है अर्थात शासन है वो नीति पूर्वक होना चाहिए। और नीति पूर्वक कब होगा? जब कोई कानून लिखा हुआ रहेगा, जब कोई नियम बना रहेगा। तो जो कानून लिखा होता है, जो नियम बना होता है, वो होता है संविधान। क्या होता है? संविधान है। और संविधान का मतलब क्या होता है? तो संविधान का होता है, अगर सम्मिलित करे तो समजोड़ विधान होता है। सम का मतलब होता है बराबर या समान, और विधान का मतलब होता है नियम। क्या होता है? नियम। इसको अगर परिभाषा में अगर बोले तो हम बोल सकते हैं लिखित या अलिखित दस्तावेज, लिखित या अलिखित दस्तावेज जिससे लिखित या अलिखित दस्तावेज जिसमें सभी के लिए समान नियमों का उल्लेख हो तथा उन नियमों के द्वारा किसी राज्य या देश का संचालन हो, उसे संविधान कहते हैं। हमने चर्चा किया कि कल राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़े, और राजनीति का मतलब हम समझ गए हैं कि जो राज है, जो शासन है, वो नीति पूर्वक चलना चाहिए, नियमों के अनुसार चलना चाहिए, नियमों के द्वारा चलना चाहिए। और उन नियमों का संग्रह को हम लोग क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संविधान। अगर संविधान को तोड़ें तो संविधान का तोड़ते तो समजोड़ विधान होता है। समझो विधान। सम का मतलब बराबर या समान, और विधान का मतलब होता है नियम। यानी एक वैसा दस्तावेज जिसमें लिखित और अलिखित, लिखित और अलिखित नियमों का एक संग्रह हो, और उसके द्वारा कोई देश या राज्य या क्षेत्र का संचालन हो। क्या हो? संचालन हो। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संविधान। कहता है लिखित या अलिखित दस्तावेज जिसमें सभी के लिए समान नियमों का उल्लेख हो तथा उन नियमों के द्वारा किसी राज्य, देश या देश का संचालन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। अब हम भारत की संविधान की बात करते हैं तो भाई ऐसा तो हुआ नहीं क्या उठा लिए सो के उठे हम, चलो भाई संविधान लिख दो, है तो है नहीं। अब एक ऐसा नियम होना चाहिए जिसमें पूरा देश का संचालक होता हो, देश चलता हो, सूट के टूट के वो लिख नहीं सकता। तो राजतंत्र में राजा का संविधान होगा। और लेकिन हम आज के संविधान की बात कर रहे हैं, आज के भारत की बात कर रहे हैं। तो आज की भारत का संविधान कैसे बना? तो सबसे पहले हम इसके नींव की बात करेंगे, संविधान के पृष्ठभूमि।
संविधान का पृष्ठभूमि संविधान का पृष्ठभूमि किस प्रकार से रखाया, किस प्रकार से रखाया। ये देखिए, हम जितना सुनिएगा पॉलिटिकल साइंस जो है एकदम समझने का विषय है। ये कभी नहीं सोचेगा, अब तो पूछवे नहीं करता है कि फलना घटना भाग कितना में, फलना घटना अनुच्छेद कितना में, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन उससे ज़्यादा टफ हो गया तो घुमा के पूछता। ये बहुत जरूरी है। आपके पास नोट्स नहीं है तो क्लास मत कीजिए, एक को गुण समझ में नहीं आएगा। अगर कोई विद्यार्थी सोचता है कि लूसेंट हम रही हैं, फलना सर का नोट्स ले लिए, चिल्ला सर का नोट्स ले लिए, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका इज्जत करते हैं क्योंकि वो भी शिक्षक है, लेकिन हम अपनी भाषा, अपना सरल से सरल भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं और उन भाषाओं के द्वारा आपको ज्ञान देना चाहते हैं, आपको रटने से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। सिर्फ क्लास कीजिए और आपके सामने जादू होगा। दुनिया के कैसनो एग्जाम में बैठिए, पॉलिटिकल साइंस से जो सवाल आएगा वो सवाल आपसे बनेगा और उन सवालों का या उस टॉपिक को केवल आप समझिएगा नहीं, बल्कि दूसरा भी कोई पूछे तो उसे भी आप उसे बता सकते हो। ये हमारी गारंटी है। तो आइए, हमारा संविधान का पृष्ठभूमि इस प्रकार से रखाया। पहले हम इन बातों को समझ लिए, 15-20 मिनट पहले क्लास को समझाए। जो विलम्ब से आ रहे हैं विद्यार्थी, सोच लीजिए कि खत्म कर दिए क्लास। अब आधार ही नहीं समझो तो क्या समझो, आधार ही नहीं समझते हो तो क्या समझो, कुछ नहीं समझ पाओ। इसलिए 3 चीज अगर आपको नौकरी करना है कि नहीं सर हमको नौकरी करना है बताइए सर, तो आप शिव चर्चा सुने हैं, सुने शिव चर्चा। शिव चर्चा में बोलता है कि 3 सूत्र होता है। पहला सूत्र होता है दया मांगना, दूसरा सूत्र होता है ओम नमः शिवाय करना और तीसरा सूत्र है चर्चा करना। नहीं रे, यही 3 सूत्र जो भी है 3 को हुआ नहीं जी। अब हम तो करते नहीं, तो सुनते हैं तो बता रहे हैं। अब तुम लोग तो दादी मामा है, पूरा कंठस्थ की हुई है कि नहीं सर शिव चर्चा का मतलब होता है दूसरा सूत्र ही है। उसी प्रकार से नौकरी करने का भी 3 सूत्र। अरे 3 सूत्र जो फॉलो कर लेगा उसको गारंटी नौकरी लगेगा। और कौन कौन सूत्र है? पहला सूत्र है टाइम पर आना। क्या है? टाइम पर आना। आपको नहीं बोल रहे, सभी को बोल रहे हैं। पहला सूत्र है टाइम पर आना, दूसरा सूत्र है डेली आना और तीसरा सूत्र है जो पढ़ाए उसको खा के आए। न बासी रहेगा ना कुत्ता खाएगा। अब हम डेली आएंगे, टाइम पे आएंगे, आप जो सर बताए हैं, जो सर पढ़ाए हैं उसे पढ़ के आएंगे। बताइए नौकरी कैसे लगे? यही 3 काम तुमको करना है। चौथा काम बताए हम आपको, बताए हैं जी कि पानी भरना है, किताब लेकर उठते रहना है, बताए हैं ना। 3 काम करना है। 3 काम जो करेगा वो नौकरी करेगा। तो सबसे पहले संविधान का पृष्ठभूमि जानते हैं। हमने इतिहास में पहले बता दिए थे कि अंग्रेज ने सबसे पहले बंगाल की तरफ रुख किया था। तो मद्रास में उसने कोठी स्थापित किया था, लेकिन मद्रास से कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। अंग्रेज को पता है कि अंग्रेज बंगाल को पाने के लिए 1757 में पलासी का युद्ध किया था। क्या था किया था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और उस समय क्या चीज बोलते हैं? हाँ, पलासी का युद्ध हुआ था। 1 सेकेंड। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज से एडमिशन शुरू है 1500। आज आपका ऑफर डेट है और आज आपका ऑफर डेट है बेटा, और आज 1500 रुपये लग रहा है और कल से जब लीजिएगा एडमिशन 2000 लगेगा। हाँ ठीक, हाँ जी। तो हमने अभी तक क्या समझा कि भाई कल के क्लास जो भी नहीं किए हैं, जो कल का क्लास नहीं किए हैं, जिनको थोड़ा बहुत कम समझ में आया है, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सृजन बैच द प्लेटफॉर्म, सृजन बैच 2.2
टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, वो आपको आ जाएगा, ज्वाइन कीजिएगा। उसमें वीडियो का लिंक है, लिंक खोल के आप वीडियो देख लीजिएगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, स्वाहा, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आराम से आप एग्जाम उसको पहला क्लास को समझ सकते हैं, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में बात की। और आज हम शुरू कर रहे हैं राजनीति के बारे में। और राजनीति का मतलब होता है कि शासन जो है वो नीति पूर्वक हो, नियमों पूर्वक हो। और वो जो नियम जहाँ पर रहता है उस नियम के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान का मतलब क्या होता है? तो सम जोड़ विधान, सम का मतलब बराबर या समान, और विधान का मतलब होता है नियम, यानी लिखित या अलिखित दस्तावेज जिसमें सभी के लिए समान नियमों का उल्लेख हो तथा उन नियमों के द्वारा किसी राज्य या देश का संचालन हो। उस नियम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? हैं संविधान बोलते हैं। हम भारतीय परिवेश में पढ़ रहे हैं, तो भारतीय परिवेश में संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, संविधान का पृष्ठभूमि किस प्रकार से रखा है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे भाई संविधान में ज़्यादा जो अतिक्रमण किया है वो अंग्रेजी किया। आपको पता ही होना चाहिए 1757 में अंग्रेज ने भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें बंगाल का नवाब थे सिराजुद्दौला, और जिनके साथ उनका प्लासी का युद्ध हुआ, है ना? और युद्ध हुआ लेकिन हमारे देश में चोटा और चमचा के कमी, चोटा और चमचा के कमी नहीं है। और वो छोटा था मीर जाफर, नाम बताए होंगे। मीर जाफर जो था वो सेनापति था सिराजुद्दौला का, और वो जाके बोल दिया अंग्रेज को सारा गुप्त। सेनापति का मतलब क्या है? सेना का पूरा हेड है वो। और किसी भी राज्य, किसी का देश का सुरक्षा कौन करता है? सेना करता है। और सेना की कमजोरियां, सेना का भेद जाके तुम दुश्मन को बता देगा तो दुश्मन देश तुमको छोड़ेगा? पहल के चढ़ के मार देगा, मारो गोली मारो बमरे, अब कुछ नहीं करते। और मिल गया, सिराजुद्दौला को पकड़ के मरवा दिया। काहेल कि राजा हम बनवा रहे, देश तोड़, राज तोड़, राजा तुम ही है भाई। और अंग्रेज बना दिया राजा, उस नवाब बना दिया बंगाल, और मार उससे लगान पे लगान वसूल ले जाए, पैसा पे पैसा ले जाता था अंग्रेज। लेकिन मीर जाफर समझ गया कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। तो मीर जाफर को हटा दिया, और फिर किसको उठा लिया? मीर कासिम को बैठा दिया, और मीर कासिम के साथ भी ऐसा ही किया। मीर कासिम वाला से किया। मीर कासिम थोड़ा सीधा आदमी था, उदारवादी आदमी था, बोला हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो भाग। और फिर बुलाया वही घुसपड़वा चमचवा चोटवा के, जिसका नाम था मीर जाफर, और बन गया बंगाल के नवाब। तो अंग्रेज बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अंग्रेजों ने बंगाल के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, और यह बात मीर जाफर को पता चल गया। तब मीर जाफर ने अवध के नवाब सलाउद्दीन था ना, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ मिलकर एक त्रिगुट सेना का गठन किया। और 1764 में बक्सर के पास बक्सर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर का जब युद्ध हुआ तो इसमें बंगाल के नवाब यानी भारतीय त्रिगुट सेना की हार हुई, और अंग्रेज ने शाह आलम के साथ, जो कि भारत का मुगल बादशाह था, दिल्ली का राजा है, भारत का राजा है, और बंगाल क्या था उस समय? देसी रियासत है ना। तो भाई तो 1765 में अंग्रेज ने शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि किया, है ना, इलाहाबाद की संधि किया। और बंगाल की दीवानी यानी बंगाल का अधिकार यानी बंगाल का राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के हाथों में चला गया, और बंगाल में गवर्नर आना शुरू हो गया अंग्रेजों का। और बंगाल का पहला गवर्नर बना था क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव बना था। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, जिसने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किया था। और व्यवस्था द्वैध यानी नवाब कोई और शासन कोई और, दूसरा शासन व्यवस्था। क्या शासन व्यवस्था? दूसरा शासन व्यवस्था। लेकिन अंग्रेज जब बंगाल में आया तो भाई वो तो नियम बनाएगा। अब जब वो संविधान बनना शुरू हो जाता है, यही समय अंग्रेज जब हमारे देश में आया तो नियम तो बनाएगा। जी पूरी क्लास है आपका, तो क्लास में नियम नहीं है,
अब नियम है तो तू डांस करती या गाना गाती, कुछ उतर रहते हैं, पीछू कितना खेलते हैं, करता कि नहीं करता, ये क्लास में आराम से पूरा गाना गा रहा, कोई डांस कर रहा, लेकिन नियम है कि हमारे सर हमारे सामने भाई पढ़ा रहे, साथ ही सुनना है हमको क्या। तो अंग्रेज तो हमारे देश का नहीं था, लेकिन फिर भी वो बंगाल पर शासन करने के लिए नियम बनाना चाहता, एक नियम बनाया जाता था, और इसलिए नियम बनाने के लिए उसने 1773 में नियम का शुरुआत किया, और 1773 में उसने एक्ट लाया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था? हाँ, तो लिखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस एक्ट में क्या क्या है इसको जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट में अंग्रेज ने कौन कौन से नियम लाया, क्या क्या बनाया, नोट्स है आपके पास? पॉलिटिकल साइंस का नोट्स आपके पास नहीं है, कुछ नहीं समझ पाओगे, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तक जो भी नोट्स नहीं लिया, नया हो या पुराना विद्यार्थी, तुम चिल्ला सर के नोट्स लिया, खाना सर का नोट्स लिया, हमको पता नहीं, मेरा नोट्स तुम्हारे पास होना चाहिए, अन्यथा कल से क्लास आप मेरा नहीं एंट्री कीजिए। दैट्स ऑल, एक लाइन। चलिए 9% नोट्स मेरा वाला, अगर कुछ टाइपिंग मिस्टेक रहेगा सुधार देंगे। लाइक हाँ, देखिए इस प्रकार का नोट्स आपको ऑफिस में मिलेगा। हाँ यो भी हम बोले हैं कि 50 रुपया का नोट्स की क्या उकड़ गया था, कैसे किए हो, तो 10 में आप खर्चा किए नहीं, कितना बढ़िया होगा, कभी खराब होगा। ये नोट्स आपको मिलेगा, नोट्स मिलने के बाद 10 रुपया 5 फाइल मिलता है प्लास्टिक में, उसको डाल लीजिएगा, आराम से आप पढ़ लीजिए, ऑफिस जाइएगा आपको मिल जाएगा नोट्स, है ना। तो अंग्रेज ने शासन करना प्रारंभ किया, और शासन की शुरुआत किया सबसे पहले पहला नियम बनाकर, और उस नियम का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए स्टार पहले समझिए थोड़ा सा, नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ। आपको बता देते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने लाया था। लॉर्ड नॉर्थ, ये गुप्त संधि के द्वारा आया था। किस संधि के द्वारा आया था? गुप्त संधि के द्वारा इस एक्ट को लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट को। हम बताते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। याद रखिएगा, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर, नियम बन रहा है इसे शुरुआत दी। भारत में न्यायालय की स्थापना किसने किया था? अंग्रेज ही किया, क्योंकि बंगाल भारत का पहला राजधानी कौन था? कलकत्ता था। दिल्ली तो 1912 में किया गया, उससे पहले कहा था? कलकत्ता। और देश का सबसे बड़ा न्यायालय जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय था। तो राजधानी हमारा राजधानी कौन था? कलकत्ता था। तो राजधानी में ही रहता है सर्वोच्च न्यायालय। अभी सर्वोच्च न्यायालय कहाँ रहता? तो दिल्ली में। संविधान बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुआ? दिल्ली में। और 1950 से पहले हमारा सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ते में। राजधानी दिल्ली बन गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था? कलकत्ते में। और यह स्थापना कब हुआ था? अंग्रेज के समय। किस एक्ट के द्वारा हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। और इस एक्ट में क्या हुआ था? इस एक्ट के द्वारा अब 1765 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड क्लाइव बना था। लेकिन ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था भारत का नहीं था, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान नहीं था। सिक्किम अलग देश हो, हैदराबाद अलग देश हो, मदुरई अलग देश हो, बड़ोदरा अलग देश हो, ग्वालियर अलग देश हो, जोधपुर अलग देश है, अलग देश था ये सब। और इस देश को कहते हैं देश के अंदर देश।
तो ऐसे देश को कहते थे देशी रियासत। अब उस रियासत के अलग अलग राजा, अलग अलग संविधान, अलग अलग कानून। लेकिन अंग्रेज आया, अब अंग्रेज आया तो भाई अंग्रेज का दिन जो भी क्षेत्र है सब पर एक कानून। तो अंग्रेज ने पहला कानून कौन लाया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट को कौन लाया था? लॉर्ड नॉर्थ। किस संधि के द्वारा लाया था? उस संधि का। ये कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इंग्लैंड का पीएम था, इंग्लैंड का पीएम माना गया है। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। और क्या हुआ इस एक्ट में? तो इस एक्ट में लिखो मत, सब नोट्स में सब मिल जाएगा। हाँ, लेसन निकालिए। संविधान का पृष्ठभूमि, ऊपर का 2 पेज खाली परिचय है जी, ऊपर का 2 पेज सिर्फ परिचय है। ऊपर का 2 पेज जो है ना वो केवल परिचय है, इंट्रोडक्शन है, मतलब कि संक्षेपण में दिया गया है पूरा अनुच्छेद, पूरी अनुसूचियां, पूरे भाग। बाकी समझने का काम है। लेसन शुरू है आपको 2 पेज के बाद से देखिएगा। और इसी एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल से या भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला देगा। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और किस एक्ट के द्वारा आया? तो रॉलेट एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आया। चलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिख के भेज दीजिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिखकर डैश दीजिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिखकर डैश दीजिए। जो नोट्स में वो नहीं लिखाएंगे, तो नोट्स से बाहर कुछ सवाल है जो पूछ सकता है तो बताएगा। बंगाल का जो गवर्नर है तो इसमें 1773 में गवर्नर जनरल बना था। हाँ, और 1833 में नहीं हुआ था गवर्नर जनरल। ये जो गवर्नर है ना, तो हम गवर्नर बोल सकते हैं, जनरल नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरल नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो बोल देते साथ में अलग बात है। लेकिन खाली आप इसको गवर्नर बोल सकते हैं, जनरल नहीं बोल सकते हैं। गवर्नर बोल सकते हैं, भारत का गवर्नर बना। वो तो 1833 का अधिनियम पढ़े हुए किया, लिखिएगा। अरे 1774 में कि 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के सामने हुआ था। 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया ना, वही लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 73 में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो उस समय न्यायाधीश कौन कौन थे, ये सवाल पूछ सकता है, लिख लीजिए। बाकी नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ, लिखा नहीं लिखे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष जिसके मुख्य न्यायाधीश जिसके मुख्य न्यायाधीश जिसके मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश जिसके मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश पद का याद रखना। किसी भी कीमत पर आपको याद रखना है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता का था, उसका मुख्य न्यायाधीश
आपको किसी भी कीमत पर याद रखना है। इसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इप्पे थे। सर एलिजा इप्पे, सर एलिजा इप्पे, सर एलिजा इप्पे, सर एलिजा इप्पे, इप्पे इप्पे थे तथा 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 इम्पे तथा 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे न्यायाधीश थे जिसमें चैम्बर्स व्यक्ति का नाम ही सब है। चैम्बर्स दिखने नहीं आ रहा, सोचा लड़का, इसमें चैम्बर्स इसमें चैम्बर्स, लिमेस्टर तथा हाइड थे तथा कौन थे? तो अंग्रेज ने भारत में संविधान की पहली पृष्ठभूमि कब रखा? 1773 में। किस एक्ट के द्वारा था? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। इसे कौन लाया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। किस संधि के द्वारा लाया था? गुप्त संधि। सब सवाल आएगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा तब। और इसी के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इप्पे। अन्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स थे, लिविंगस्टन थे और हाइडर थे। और कौन थे? हाइडर थे। और कौन थे? हाइडर थे। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो केवल बंगाल का गवर्नर था, उसे अब भारत का भी गवर्नर क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया। और भारत का पहला गवर्नर कौन बना? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये सब बात आपका संविधान की पहली बात जो था वो आपके अधीन आया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी। हमने देखो संविधान में बार-बार बदलाव होते रहता है ना। इसको बिगाड़ थोड़ा समझ में ऐसा बात आ गई। किसी को डाउट, अगर डाउट है तो वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, वो आप कल देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रकार का परेशानी है तो वीडियो आपके पास अवेलेबल मिलेगा, गारंटी। हाँ यूट्यूब पर तो है, डाला हुआ है। आप टेलीग्राम खोले कभी जिंदगी में अब तक? टेलीग्राम कहाँ देखे? सब देख लिया। आप देखते नहीं कीजिए। हम तो भाई हाँ थोड़ा सा पंखा का आवाज आ रहा है क्योंकि हमारे पास मैक नहीं, और हम इसलिए डाल रहे हैं कि उससे पैसा नहीं कमाना। हमारा विद्यार्थी को नौकरी लेना है। क्या हमारे विद्यार्थी को नौकरी लेना है? अब कैसे लेगा तुम समझो। पढ़ को लो, डाला हुआ वीडियो बेटा, देखिएगा तब नहीं मिलेगा। कल का इंट्रोडक्शन क्लास पूरी अच्छी तरह से डाला हुआ है और आज का क्लास का भी हम डाल देंगे। क्या अब धीरे धीरे देखिए, धीरे कोई भी काम कीजिएगा स्टार्टिंग से तो धीरे धीरे होता है। अभी क्लास चलने दीजिए, हो सकता है अगला फाउंडेशन में हम डिजिटल बोर्ड ला दे, है ना। और भाई आप मतलब आप हम तो एक बार बोलते हैं भाई, एक बार मेरा तो हैंड भी सब है कि बस पैसा आपको एक बार देना और तब तक पढ़ना है जब तक तुमको नौकरी नहीं मिले। आप पूछिए, झूठ बोलते हैं? विद्यार्थी से मिल लीजिए, पूछ लीजिए कि बहुत सारे विद्यार्थी पहले हिस्ट्री पढ़ चुके थे तो हिस्ट्री दोबारा फाउंडेशन हुआ तो उससे पैसा लिया गया, नहीं लिया गया। आप सभी ले रहे हैं, अगर पूरा फाउंडेशन होगा नौकरी नहीं लगा, अगला बार फिर से फाउंडेशन पढ़ रहा है, क्लास कीजिए, आपसे भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक छोड़ेंगे नहीं आप, बस ये ध्यान। जहाँ तुम आए हो निश्चित सफलता। अरे अंग्रेज ने इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया 1781 में। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार किया गया, थोड़ा बहुत सुधार किया गया। बंगाल के अलावे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अलावे अन्य जो
और भी इंडिया के क्षेत्र थे उसे बंगाल के अधीन लाया गया। पहले ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था यह एक्ट केवल बंगाल के लिए। अब बंगाल का मतलब क्या है? बंगाल का मतलब क्या है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, सब बिहार है, सब बंगाल है। इतना को बंगाल, बंगाल से तो ये आधा इंडिया से बेसी था बंगाल। मैं तो बता कि वो बंगाल। अब बंगाल के बाहर भी ये कानून लागू रहे, रेगुलेटिंग एक्ट लागू रहे। अंग्रेज का अधीन मद्रास आ गया, श्रीरंगपट्टनम आ गया, टीपू सुल्तान के 1799 में मार के अपने अधीन कर लिया था मैसूर को, है ना। तो वो सब क्षेत्र को कब्जा लिया, तो वो सब क्षेत्र में भी तो शासन व्यवस्था चाहिए। तो सेटलमेंट एक्ट लाया 1781 में अंग्रेज, और इसमें थोड़ा सा सुधार किया। फिर अंग्रेज ने एक नया एक्ट लाया, पीस इंडिया एक्ट 1784, संविधान बनाने के लिए कैसे बना, पीस इंडिया एक्ट 1784, है ना। पीस इंडिया एक्ट 1784 आपका नोट्स में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि ये सब सवाल आ सकता है। तो पीस इंडिया एक्ट के बारे में लिखेंगे, फिर समझेंगे। कॉपी डैश देकर लिखिएगा या स्टार मार के लिखिएगा। देखिए, इस एक्ट के द्वारा भारतीय उपनिवेशों में, इस एक्ट के द्वारा भारतीय उपनिवेशों में दो शासक थे। एक कंपनी का और दूसरा नियंत्रक मंडल का जो सम्राट के अधीन था, और यही स्थिति है। बस पीस इंडिया एक्ट से सवाल आपका यही आए, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल आ सकता है आपका कि पीस इंडिया एक्ट अंग्रेज ने कब लाया, एक सवाल आ जाएगा 1784 में। इसमें क्या हुआ पीस इंडिया एक्ट? तो पीस इंडिया एक्ट में दोहरी व्यवस्था, यही व्यवस्था, दोहरी व्यवस्था। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आया था। 1600 ईस्वी में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, जो कि पहले हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। एक ये था, और एक था कैबिनेट का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का, जो कि वहाँ के राजा जो होते थे उनके प्रतिनिधि हमारे देश में रहते और शासन करते थे। और यह घटना कब तक रहा? 1850 तक यही सिलसिला रहा। मुख्य रूप से जो था राजा का आदमी वो मुंह देखवा था, बाकी जो शासन कर रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था। और जो भी गुलाम होते हैं उसे क्या बोला गया? शब्द आया उपनिवेश। क्या आया? तो यानी हम अंग्रेजों को क्या थे? उपनिवेश थे। क्या थे? उपनिवेश थे। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उपनिवेश। तो अंग्रेज हमारा भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया था। हम लोग गुलाम थे, तो हम क्या थे अंग्रेजों का? उपनिवेश। क्या हुए? उपनिवेश। क्या समझ में आ गया? चलिए, तो एक पीस इंडिया एक्ट था जिसको भी आप समझे। एक और अधिनियम आया 1786 का अधिनियम, ये लिखिए 1786 का अधिनियम। सब संविधान बनने का तैयारी हो रहा है, संविधान का पृष्ठभूमि रखा रहा है, इसको लिख के दीजिएगा 1786 का अधिनियम।
अरे जिंदगी भर ही कॉपी कॉपी करते रह जाएगा, पढ़ेगा नहीं। इधर देखता है उधर देखता है, छोटा 1700 नहीं लिखा रहेगा ना, हम बता रहे हैं ना आपको। 1786 का अधिनियम, 83 लिखा हुआ है, चलो लिखो। इस अधिनियम के द्वारा 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर कॉर्नवालिस आया? 1786 के अधिनियम के द्वारा। क्या लिखे? इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और इसे इस अधिनियम के द्वारा सेनापति की शक्ति प्रदान किया गया। अब देखो सवाल घुमा के भी पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल के शक्तियों में बढ़ोतरी किस अधिनियम के द्वारा हो? ये तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सवाल का उत्तर यही। सवाल आपका एग्जाम में आ गया कि बताइए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा, किस नियम के द्वारा, किस कानून के द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई, बढ़ाया गया? तो भाई ये था 1786 के अधिनियम के द्वारा। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस थे, जिन्होंने 1793 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए। लागू किए थे अस्थायी बंदोबस्त। हिस्ट्री हमसे पढ़े होंगे, पक्का पढ़े होंगे, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ ना जी? पढ़े हैं जी? गुड। बाकी मेन अधिनियम आपको बता रहे हैं आपको। हाँ, एक अधिनियम चलाइए, भारत सरकार अधिनियम 1858। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1858 सब संविधान का पृष्ठभूमि बना है ना। इस अधिनियम के बारे में तुम लोग तो बिल्कुल पढ़ा होगा, जो भी हिस्ट्री पढ़े होंगे हमसे। 1857 का सिपाही विद्रोह, क्या जी आप सब, ये अधिनियम क्यों आया था? तो भाई 1857 के सिपाही विद्रोह, इसका मूल कारण सिपाही विद्रोह, इसका मूल कारण था। इसमें इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया और यह अफवाह उड़ाया गया कि इसमें जो प्रयोग होने वाला कारतूस है, इसमें गाय और सुअर का चर्बी प्रयोग है। और उसमें भारतीय सैनिक और मुस्लिम सैनिक दोनों ने साफ इनकार कर दिया कि भाई इसको हम प्रयोग नहीं करें। गाय जो है हिंदू पूजा करता है और सुअर को जो इस्लाम में नापाक समझता है, तो उनको मुंह से तोड़ के बंदूक पर मारा गोली। उसका विरोध वहाँ ही था और ये हुआ और अंग्रेजों की भी काफी क्षति हुई, यहाँ तक कि हम उसको जीत भी जाते। लेकिन क्या बोले, अपना देश में गरीब, पैसा की कमी, अनाज की कमी, धन की कमी, सब की कमी, एक चीज की कमी नहीं है और वो है चमचा। ऐसा कमी नहीं है, चमचा। तो चमचमन जो था ना, वो अंग्रेजों से जाके मिल गया और सारा डिटेल देता था इंडिया में। और जितना विद्रोही था, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे बाबू जफर हो, वीर कुंवर सुर हो, नाना साहब हो, जितना भी विद्रोही थे सबको पकड़ पकड़ के मरवाया। चमचमन, होलकर, होडिया, सिसोदिया, ये सब जो हम बोलते हो, जमींदार, चोटवन सब ये सब।
लेकिन अंग्रेज समझ गया कि ये कंपनी का अत्याचार था, इसलिए इतना भयंकर लड़ाई हुआ। इसीलिए महारानी विक्टोरिया ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया, अपना एक नियम जारी किया, और उसी घोषणा पत्र को कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1858। और अभी तक हम लोग गवर्नर जनरल बोल रहे थे, अब गवर्नर जनरल खत्म कर दिया, यानी कंपनी का शासन खत्म। तो ईस्ट इंडिया कंपनी था जो शासन कर रहा था, खत्म हो गया। और यहाँ पर शासन जो है वो ताज के हाथों में आ गया। किसका हाथों में आ गया? ताज के। ताज का मतलब होता है राजा के हाथों में, रानी के हाथों में, है यानी जो ब्रिटेन के जो शासक थे उनके हाथों में शासन आ गया। और गवर्नर जनरल की स्थिति बदलकर क्या हो गया? वायसराय। क्या हो गया? वायसराय हो गया। और जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, जिसके समय 1857 का विद्रोह हुआ था, जो कंपनी की शासन कर रहा था, उसका नाम कैनिंग था। क्या नाम था? कैनिंग। और यही कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनता है, और कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय है। अरे भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? और क्या हुआ? भारत को सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा का आयोजन लंदन में किया गया। कहाँ किया गया? सिविल सेवा माने के नागरिक सेवा, यानी शासन व्यवस्था को देखने के लिए डीएम हो गया, एसपी हो गया, बीडीओ हो गया, कलेक्टर हो गया, सीओ हो गया, इसे क्या है? सिविल सेवा। कौन सेवा है? सिविल सेवा है। तो इस सिविल सेवा को तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एग्जाम देने का कि भाई भारतीय भी अब सिविल सेवा, पहले अंग्रेजे था, लेकिन अब भारतीयों के लिए भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए लंदन में किया गया। बताइए लंदन के हम जाएंगे, आप जाइए लंदन, हर सकल नाम लोगों के पास लंदन में जाके एग्जाम दे, तो क्या जाएगा? जो चमचा क्या है? चमचा जो अंग्रेज तलवा चाटता, रुपया पैसा बेसी क्यों ओकरे बाल जाता पड़ता था। इसीलिए आज भी हिंदुस्तान में अमीरों के पास इतनी संपत्ति है कुछ कहे, और जो गरीब है वो गरीब होता चला गया।